नमस्कार। आज हम लोग व्यक्तित्व मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे कि पर्सनालिटी का टेस्ट कैसे किया जा सकता है। वैसे तो देखा जाए तो पर्सनालिटी का टेस्ट करना बहुत ही कठिन है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना जो है संपूर्ण मापन नहीं किया जा सकता। ये कह सकते हैं आपकी मापन तो किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण मापन उसके व्यक्तित्व के पूरे व्यक्तित्व का मापन नहीं किया जाता। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण मापन किया जा सकता है, तो उसमें संपूर्ण मापन आप उसका नहीं कर सकते, लेकिन समय समय पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के मापन के लिए अपनी अपनी विधियां बताए हैं। जिसमें आप देखें व्यक्तित्व मापन की 4 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड और साइको एनालिटिक मेथड्स। प्रोजेक्टिव मेथड और ये सब्जेक्टिव मेथड आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिगत विधि, और ऑब्जेक्टिव मेथड वस्तुनिष्ठ विधि, प्रोजेक्टिव मेथड प्रक्षेपण विधि और साइको एनालिटिक मेथड मतलब मनोविश्लेषण विधि। तो आप देखेंगे कि जो सब्जेक्टिव मेथड्स का आज हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे कि सब्जेक्टिव मतलब कि आत्मनिष्ठ विधि कौन सी विधि है, जिसमें किसी व्यक्ति हो गया या किसी बालक के कई व्यक्तित्व का कैसे आत्मनिष्ठ विधि से सब्जेक्टिव मेथड्स को व्यक्तिगत मेथड्स यानी व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं। आत्मनिष्ठ विधि को जो है तो यहाँ आप देखेंगे कि भाई उसमें व्यक्ति की रुचियों, रुझानों, क्षमताओं, योग्यताओं आदि जो है किसी भी व्यक्ति के जो है वो लक्षण के उद्देश्य, आवश्यकता, अभिवृत्तियों के आधार पर उसका जो है मापन किया जा सकता है। और उससे स्वयं व्यक्ति से सूचना ली जाती है, या तो उसके मित्रों से सूचना ली जाएगी, या उसके परिवार से सूचना ली जाएगी, या उसके पास पड़ोस से ली जाएगी, विद्यालय से ली जाएगी, धार्मिक संस्थानों से, समाज से ली जाती है। तो यहाँ जो है अभी इसमें इस आत्मनिष्ठ विधि को या सब्जेक्टिव मेथड को पेपर पेंसिल मापन भी कहा जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है पेपर पेंसिल मापन किसे कहा जाता है, कौन सी विधि है, तो आत्मनिष्ठ विधि है। अब देखेंगे कि ये विधि मुख्य रूप से जो है व्यक्तिगत आवश्यकता विधि है, और व्यक्तिगत आवश्यकता विधि में 3 प्रकार से उसका टेस्ट किया जाता है उसके व्यक्तित्व के मापन के लिए। और फिर उसके बाद जो है ये आपकी आत्मनिष्ठ विधि 5 प्रकार की होती है। पहली है आपकी व्यक्तिगत आवश्यकता विधि, इसको आप देख लेंगे। दूसरी आपकी है प्रश्नावली विधि, तीसरी साक्षात्कार विधि, चौथी आत्मलेखन विधि और 5वीं जीवन इतिहास विधि। तो पहले जो व्यक्तिगत आवश्यकता विधि है, इसमें क्या होता है व्यक्ति के खास गुणों का जो है अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिसके उत्तर हाँ या नहीं या गलत या सही में दिए जाते हैं। तो यहाँ बालक है या व्यक्ति है तो उससे कुछ प्रश्न किए जाते हैं। जैसे किसी से पूछा गया क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है, तो हाँ या नहीं करेगा। क्या तुम्हें अनिद्रा की शिकायत है, तो हाँ या नहीं करेगा। क्या तुम्हें बार बार गुस्सा आता है, तो हाँ या नहीं करेगा। तो तुरंत उसके उत्तर से ही उसके व्यक्तित्व का मापन कर लिया जाता है कि वो किस नेचर का है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, कैसा उसका आचरण है। व्यक्तित्व में से आचरण, व्यवहार, गुण उसके कैसे हैं। अब ये व्यक्तिगत आवश्यकता विधि के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं 3 मनोवैज्ञानिक होते हैं। पहला है माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट, MMPT-2 टेस्ट जिसे कहा जा सकता है। यहाँ आप याद रखेंगे कि इसमें इसके प्रतिपादक कौन थे? हार्वे मैकले ने दिया था, 1940 में दिया था। उन्होंने 550 क्वेश्चन को लिया था, और उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन लिया था उसमें उसके उत्तर एक ही होंगे, लेकिन उत्तर ऑप्शन 3 होंगे। पहला एक तो फॉल्स, पहला एक तरीके से मतलब सही और दूसरा गलत, उसमें तीसरा उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। तो उस आधार पे जो उत्तर एक ही सही होगा। तो इस तरीके से जैसे किसी से पूछा गया कि क्या तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हें कैसा लगता, या इस तरीके से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें
लिखने में आनंद आता है, लिखने का मन करता है, तो वो कहेगा हाँ, या अगर कहेगा कि नहीं, या कहेगा कि इनमें से कोई नहीं, मुझे स्पष्ट नहीं बता पाएगा, या लिखने में तुम्हें कैसा लगता है, यानी कोई अपनी आत्मकथा लिखनी हो या डेली की डायरी लिखनी हो, इस तरीके से, या तुम्हें पढ़ने के मन करता है कि नहीं करता है, या तुम्हें विद्यालय जाने का मन करता है कि नहीं करता है, तो इस तरीके से, या तुम्हें दोस्ती करना पसंद है कि नहीं है, या तुम्हें बाज़ार जाना पसंद है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो है उसमें 3 उत्तर होते हैं। एक उत्तर हाँ में दिया जाता है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं, अगर उसके समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो इसमें से कोई नहीं। इस तरीके का ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरीके से देगा। इसको किसने दिया था? माइनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट को हाथवे मैकले ने दिया था। इन्होंने कहा था कि ये 2 प्रकार का टेस्ट होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक भी हो सकता है। व्यक्तिगत में तो एक व्यक्ति और सामूहिक मतलब कि कई लोगों के लिए हो सकता है। दूसरा है बेल समायोजन टेस्ट, इसको बेल ने दिया था, बेल नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ये समायोजन संबंधी व्यक्तिगत जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का समायोजन कैसे होगा किसी भी परिस्थिति में, जैसे बच्चा अभी घर है, विद्यालय जब जाएगा तो उसका समायोजन कैसा होगा, या कोई व्यक्ति है जो पढ़ लिख लिया, बाहर जा रहा है नौकरी करने के लिए, तो उसका समायोजन कैसे होगा। तो यहाँ पर भी जो है प्रश्न कुछ दिए जाते हैं, जिसे विद्यार्थी फार्म कहते हैं, और एक फार्म जो 140 प्रश्न होते हैं, और व्यावसायिक फार्म होते हैं जो 20 प्रश्न और उसमें जुड़ जाते हैं, 160 प्रश्न होते हैं, 140 + 20 160 प्रश्न होते हैं। तो इसमें व्यक्ति के समायोजन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ प्रश्न किए जाते हैं, और उस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्ति का समायोजन हो सके। बच्चा विद्यालय जा रहा है तो दोस्तों से या विद्यालय के परिवेश से, टीचर मैडम से, या वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से, वहाँ रहन सहन, उसके पढ़ने का तौर तरीका में वो समायोजन कर पा रहा है कि नहीं, बोर्डिंग में रह रहा है तो वहाँ समायोजन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बालक ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जा रहा है, या कोई व्यक्ति है जो कमाने के लिए अपने इंडिया से फॉरेन जा रहा है तो वहाँ वह समायोजन कर पा रहा है कि नहीं। तो इसलिए इसको बेल समायोजन टेस्ट कहा गया कि वहाँ व्यक्तित्व का जो है मापन करके उसकी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अगला है केटल की 16 व्यक्तिगत कारक प्रश्नावली, जिसको 16 PF क्वेश्चनेयर भी कहते हैं। और इसको केटल की सील गुण सिद्धांत में मैंने आप लोगों को बताया था कि केटल जी जो थे अल्पोर्ट के सील गुण सिद्धांत को आगे बढ़ाए थे। अल्पोर्ट जी जो क्या थे 17,953 शब्दों का चयन किए थे सील गुण सिद्धांत में। उन्होंने सील गुण सिद्धांत जो दिया था उसमें मुख्य रूप से कार्डिनल और सेंट्रल और सेकेंडरी, एक तरीके से आप देखेंगे मुख्य सील गुण और द्वितीयक सील गुण और जो केंद्रीय सील गुण थे। तो इस तरीके से, और उसके बाद वहीं ये केटल जी जो 2 प्रकार के सील गुण थे, सतही और मुख्य सील गुण। तो इसको तो मैं आगे बढ़ा चुका हूँ यहाँ, चूँकि हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो केटल जी जो थे उसमें से 17,953 शब्दों में से 4,500 शब्दों का चयन करते हैं। उसमें से फिर 171 शब्दों का चयन करते हैं जो सील गुण यानी व्यक्तित्व के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, जो शब्द कैसे उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। और उसके बाद 171 में से 35 शब्दों का फिर चयन करते हैं। 35 में से फिर वो 23 शब्द जो है सामान्य व्यक्तित्व के व्यक्तियों के लिए और 12 शब्द असामान्य व्यक्तित्व के व्यक्तियों के लिए। और उस 23 में से भी केवल 16 शब्द का चयन करते हैं। वो बताते हैं लास्ट में कि केवल 16 ही ऐसे कारक होंगे, व्यक्तित्व के कारक होंगे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। इसी आधार पर व्यक्तित्व के 16 PF क्वेश्चनेयर यानी 16 PF, इसे ये भी कहते हैं हम कि 16 PFQ, यहाँ भी को आता है क्वेश्चन कि 16 PFQ यानी पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली। तो ये भी किसने दिया था? केटल ने दिया था। और इन्होंने सील गुण कितने बताए थे? 16 सील गुण बताए थे। और इन्होंने जो टेस्ट किया था 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए टेस्ट किया था। और 3 सील गुण इन्होंने मुख्य बताए थे, जो चित्त
के बारे में और क्षमता के बारे में, गत्यात्मकता के बारे में। चित्त का मतलब अपने मन से, मन कैसा होगा, क्षमता कितनी उसकी जो है शक्ति होगी, क्षमता होगी, एक तरीके से पावर होगी, और गत्यात्मक परिवर्तनशीलता कितनी होगी। अगला है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड्स। इसकी प्रतिपादक कौन थे? RS वुडवर्थ थे। इस विधि को उन्होंने पेंसिल और कागज़ और पेंसिल परीक्षण या पेपर और पेंसिल परीक्षण भी कहा। ये भी आप याद रखेंगे। जो जो मुख्य चीज़ें वहाँ अंडरलाइन में कर दिया हूँ ताकि आपको याद रहे कि प्रश्नावली विधि सबसे, ये है प्रश्नावली विधि को ही पेपर और पेंसिल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे प्रश्नावली में, आप देखते ही हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं या टेस्ट वगैरह लेते हैं तो प्रश्न देते हैं टीचर्स और बच्चे उसका आंसर देते हैं। प्रश्न सीधे साधे होंगे, स्पष्ट होंगे, एक निश्चित प्रश्न होंगे, एक निश्चित समय उसका होगा। और इस विधि में कभी कभी प्रश्न हाँ और ना के भी होते हैं, कभी सत्य और असत्य के भी होते हैं, कभी कभी मिलान वाले भी हो। तो ये प्रश्नावली दी जाती है, उस प्रश्नों का उत्तर बच्चा या व्यक्ति देता है, उसके आधार पे उसके व्यक्तित्व का मापन या परीक्षण किया जाता है। अगला है आपकी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि को जॉन डार्ले ने दिया था। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, जॉन डार्ले, याद रखेंगे, जॉन डार्ले अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो है व्यक्तित्व मापन की जो साक्षात्कार विधि होती है, साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े जो अधिकारी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे इंटरव्यू ज़रूरी है, इसलिए कि वहाँ पे उनके पूरे भाग, एक तरीके से ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और पूरे शारीरिक बनावट का भी एक तरीके से अवलोकन किया जा सकता है। कैसे चलने का तरीका, कैसे बोलने का तरीका है ना, कैसे उठने का तरीका, बैठने का तरीका, पर्सनालिटी पूरी वहाँ पे। इसीलिए साक्षात्कार विधि को, इंटरव्यू मेथड्स को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मेथड बताया है। सब्जेक्टिव मेथड्स का, एक तरीके से कहेंगे जो व्यक्तित्व मापन के सब्जेक्टिव मेथड्स का, आत्मनिष्ठ मेथड्स का उन्होंने जो है साक्षात्कार विधि को सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि बताया। क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन में कर दिया हूँ कि व्यक्तित्व मापन की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? साक्षात्कार विधि, यानी इंटरव्यू मेथड। इसलिए कि उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और शारीरिक गठन, पूरे होल पर्सनालिटी, पूरे होल उनकी क्रियात्मक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, उनके मन से, तन से, धन से, यानी हर चीज़ से उसका अवलोकन कर लिया जाता है कि बच्चा उस लिए सुटेबल है कि नहीं है। और लास्ट में जैसे IAS लेवल की जो एग्ज़ाम होते हैं, प्री होता है, मेन होता है, लास्ट में इंटरव्यू में जा कर के बच्चे 2-2 बार, 3-3 बार छट जाते हैं, क्योंकि उनके पता चला ज्ञानात्मक पक्ष अच्छे नहीं है, भावात्मक पक्ष इमोशनल हो जाते हैं, या एक तरीके से आप देखेंगे कि भाई शारीरिक बनावट, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। तो वहाँ हर उनके एंगल से, हर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, हर एंगल से उनका अवलोकन करके तभी वो परीक्षाएं लोग पास करते हैं। और इसका प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में अधिकारियों की भर्ती के लिए किया गया था, तो यहाँ भी आप जान लेंगे। और अगला आत्मलेखन विधि या अंतर्दर्शन विधि, इसका प्रयोग विलियम वुंट और टिचनर उनके शिष्य थे, इन्होंने किया था। कभी कभी आता है आत्मलेखन विधि के संस्थापक या प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट पहले किए थे, फिर उनके शिष्य टिचनर जी इनका मिलकर के प्रयोग किए। और इसका प्रयोग ISPT देहरादून की एक संस्था थी जो भी इसका प्रयोग की थी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, भारत में निर्मित पर्सनालिटी टेस्ट की आप सब्जेक्टिव मेथड्स की वह कौन सी विधि है जो भारत में निर्मित हुई थी? तो आत्मलेखन या अंतर्दर्शन विधि होती है, जिसका प्रयोग देहरादून की एक संस्था ने किया था। ये भी आप याद रखेंगे, इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। ISPT एक संस्था थी जो इसको, ये एकमात्र ऐसी विधि है जिसका प्रयोग भारत में किया गया था पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो मेजरमेंट के लिए एक तरीके से। और अगला है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि में इसको केस स्टडी मेथड्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस थोड़ा सा देख, आत्मलेखन विधि में क्या होता है कि देहरादून की एक संस्था ने किया था, और उसमें व्यक्ति स्वयं अपनी ऑटोबायोग्राफी देता है, स्वयं अपना जीवन इतिहास लिखता है। जैसे डायरी डेली लिख रहा है, अपना जीवन इतिहास लिख रहा है, तो उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है कि भाई व्यक्तित्व व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है। तो स्वयं अपने बारे में वो लिखता है, बताता है, तो उसको आत्मलेखन विधि कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। अगला है
लास्ट है जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी विधि। इसको प्रतिपादक टाइडमैन थे, मनोवैज्ञानिक थे। और इसमें आप सोच लें आपकी जीवन इतिहास विधि में जो पूरे जीवन इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। अब जीवन इतिहास का आप अध्ययन करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे किसी बालक के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले आप जाएंगे उसके परिवार में जाएंगे, हैं, परिवार में माता पिता हो गए या भाई बहन हो गए या बाबा दादी हो गए, या फिर उसके बाद वहाँ से नहीं पता चलेगा तो पास पड़ोस में जाएंगे जहाँ खेलने जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से नहीं पता चलेगा तो आप विद्यालय में जाएंगे, वहाँ से कुछ पता चलेगा जो जानकारी आपको अधूरी लगी तो फिर उसके बाद उसके समाज में जाएंगे, फिर उसके बाद धार्मिक संस्थान में जाएंगे। यानी जहाँ जहाँ वह जाता है वहाँ पूरे उसके जीवन इतिहास का अध्ययन करेंगे और उसके जो जितने भी उसकी पूरे घरेलू पृष्ठभूमि हो गई, उसकी रुचियाँ क्या, उसकी आवश्यकताएँ क्या, उसके स्वास्थ्य की जानकारी क्या है, वो परिवार, मित्र, विद्यालय, धार्मिक संस्था, समाज से लेकर के। और क्वेश्चन आता है कि असाधारण बालकों के व्यक्तित्व मापन के लिए यह सबसे प्रमुख विधि कौन सी? जीवन इतिहास विधि। तो 2-3 इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आप देखेंगे कि जो प्रश्नावली विधि थी, यह विधि पेपर पेंसिल विधि के प्रश्नावली जो विधि है, कौन सी विधि? पेपर पेंसिल टेस्ट इसको कहा जाता है, पेपर पेंसिल परीक्षण इसमें किया गया। दूसरा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? साक्षात्कार विधि है। तीसरा था कि असाधारण बालकों के व्यक्तित्व के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो जीवन इतिहास या केस स्टडी विधि का प्रयोग किया जाता है। चौथा यह है कि 16 प्रश्नावली 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली या 16 PF क्वेश्चनेयर किसने दिया था? केटल ने दिया था। केटल ने 16 सील गुण के सिद्धांत का वो बताया था और उसी के आधार पर कितने वर्ष से अधिक बच्चों का उन्होंने लिया? 17 से अधिक वर्ष के बच्चों का सील गुण सिद्धांत लिया जाएगा। अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनके सील गुण, उनके आचरण बदलते रहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ 17 वर्ष के ऊपर जब बच्चे चले जाते हैं तो उनके सील गुण कुछ अस्थायी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपके आज का टॉपिक रहा सब्जेक्टिव मेथड्स, आत्मनिष्ठ विधि। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।